हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज पिछले लेक्चर में अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में पढ़ा था कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। E बराबर 1/4πε0 2p/r। अब निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति इसमें तीव्रता पढ़ना है। सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव दैट E इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। अच्छी स्थिति पर अर्थात x अक्ष पर जो तीव्रता थी वो निकाला गया था 2p/r³ और निरक्षी में क्या है? p/r³। देखते हैं कैसे सिद्ध करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहले इसमें हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ये +q आवेश और यहाँ पर -q आवेश, दोनों के बीच की दूरी ले लेते हैं 2l। ये आपका बन गया वैद्युत द्विध्रुव। इसका मध्य बिंदु लेंगे हम O, तो ये L हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी L हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। वैद्युत द्विध्रुव बन गया। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी मतलब y अक्ष, तो y अक्ष पर हम कोई बिंदु मानते हैं कि एक बिंदु ये है कोई, तो हम यहाँ पर एक बिंदु है आपका P, निरक्षी मतलब y अक्ष में, ये कोण थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर तीव्रता ज्ञात करना है, तो यहाँ पर तीव्रताएं दो होंगी, एक +q आवेश के कारण और एक -q आवेश का। तो +q आवेश के कारण निरक्षी स्थिति पर जो तीव्रता होगी हम मान लेते हैं होगी वो E1। क्या होगी? E1। और जो -q आवेश का तीव्रता होगी वो होगी आपकी E2। इसका परिणामी जो होगा वो क्या हो जाएगा? E, और ये कोण क्या हो जाएगा आपका? थीटा। अब +q आवेश के कारण बिंदु P में हमको तीव्रता निकालना है, तो हमको पता है तीव्रता निकालने के लिए आवेश और उस आवेश से जिस बिंदु में तीव्रता निकालना है वहाँ तक की हमको दूरी पता होनी चाहिए। तो अगर हम ये दूरी निकालेंगे AP, तो ये त्रिभुज बन रहा है AOP, समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। तो ये कर्ण निकालना पड़ेगा, AP का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? ये √r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ये AP आ जाएगी। इसी प्रकार इधर B से P तक की दूरी निकालेंगे, वही r है वही l है, तो ये कितनी आ जाएगी? √, वो भी आ जाएगी r² प्लस l स्क्वायर। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति पर तीव्रता का चित्र बन गया। अब देखते हैं E1 साइन थीटा और ये है E2 साइन थीटा। ये है E1 cos थीटा और ये है आपका E2 cos थीटा। चलो देखते हैं।
क्वेश्चन था वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता, तो वैद्युत द्विध्रुव हमने ए भी बना लिया, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश। निरक्षीय मतलब वाई, तो इसका मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति पर एक बिंदु मान लिया पी। अब यहाँ हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए पर प्लस क्यू आवेश रखा है तथा बी पर माइनस क्यू आवेश रखा है। दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। ए बी के मध्य बिंदु ओ से निरक्षीय स्थिति पर अर्थात वाई अक्ष पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु पी पर तीव्रताएं दो होंगी, एक प्लस क्यू आवेश के कारण E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण E2, और इनकी परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी? E निकाल लेंगे। तो ये भाषा लिखना है। अब ये दूरी हमने निकाल लिया AP और ये BP सेम दूरी होगी। अब हमको यहाँ पर तीव्रता E1 निकालना है प्लस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P में तीव्रता E1 निकाल लेते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, E1 कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता है 1/4πε0 Q, प्लस क्यू आवेश कारण निकाल रहे और बिंदु P में तीव्रता निकाले, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, ये इसका स्क्वायर करेंगे, AP का स्क्वायर। तो AP कितनी है? √r² प्लस l², √r² प्लस, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ये प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर तीव्रता आ गई। इसी प्रकार हम माइनस क्यू आवेश कारण बिंदु P में तीव्रता निकालेंगे। माइनस क्यू भाषा सेम लिख देंगे, तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 माइनस का Q बटे B से P तक की दूरी वही सेम है ना, तो √r² प्लस l² का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं कि E1 का मान और E2 का मान बराबर है, लेकिन ये माइनस का है, ये प्लस का है। इसकी दिशा इधर है, ये माइनस का है, तो इसकी दिशा अपोजिट है। तो अगर इसका हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं अर्थात अंतर करते हैं, E1 माइनस E2, तो ये कट जाएगा, 0 आ रहा है परिणामी तीव्रता। देखो चूंकि E1 E2 के मान बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तो अगर इनका हम परिणामी निकालते हैं तो E1 माइनस E2 करेंगे, माइनस चिन्ह हटा देंगे क्योंकि सदिश राशि है, तो E1 में E2 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसलिए E1 E2 को AB के दो घटकों में वियोजित किया गया है। AB के लंबवत घटक E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, और समांतर घटक E1 कास थीटा और E2 कास थीटा। ये जो लंबवत घटक है ये देखो समान है E1 E2 के मान, लेकिन क्या है? दिशा विपरीत है, इसलिए ये निरस्त हो जाते हैं। इनका हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन जो E1 कास थीटा E2 कास थीटा है, AB के ये कैसे हैं? दोनों समांतर है, तो अगर बिंदु P में परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो इनको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो क्या आ जाएगा? E बराबर E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। चूंकि E1 E2 के मान बराबर है, दिशा विपरीत है, तो अगर इनका हम परिणामी निकालना है, E1 में E2 घटाएंगे, माइनस चिन्ह नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सदिश राशि है, माइनस चिन्ह नहीं रखा जाता। परिणामी निकालेंगे, जो पिछले लेक्चर में बताया था तीव्रता निकालना, E1 में E2 को घटाया था, वैसे ही निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो परिणामी तीव्रता निकल ही नहीं पाएगी। इसलिए E1 E2 को AB के लंबवत घटक और समांतर घटकों में वियोजित करने पर, तो लंबवत जो घटक है ये बराबर और विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, जबकि समांतर घटक है ये एक ही दिशा में होने के कारण क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो बिंदु P में जो परिणामी तीव्रता आएगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ हम E1 E2 का मान रख सकते हैं। E1 का मान कितना है? 1/4πε0 Q अपान √r² प्लस l² का होल स्क्वायर करेगा तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा इसका,
तो क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, क्लियर भाई। देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो हमने ये लिख दिया। कास थीटा का मान निकालो, चाहे ए ओ पी कोई भी टेबल ले ले, तो कास थीटा बराबर आधार बटे कण, तो कास थीटा की जगह क्या लिख देंगे, आधार आपका कितना है एल है, कण कितना है ए पी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस। इसी प्रकार E2 का मान रखेंगे तो सेम रखेंगे E2 का मान, क्योंकि तीव्रता सदिश राशि है इसलिए माइनस चिन्ह तो रखेंगे नहीं, तो सेम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कास थीटा का मान एल बटे अंडर रूट हट जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो E2 का मान रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये मान रख दिया हमने, इंटू कास थीटा का मान वही होगा एल बटे, तो ये सेम चीज लिखी है। ये जैसे लिखा होता है x प्लस एक्स, तो क्या लिख सकते हैं 2x, इसी प्रकार 2 का गुणा करा लेते हैं इसमें, 2 इंटू सेम ही तो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर। अब देखते हैं E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2L क्यू, साथ में लिख सकते हैं 2L इंटू क्यू बटे, ये क्या लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर कितना है, घात कितनी है 1 है, प्लस अंडर रूट इसकी घात कितनी है 1/2, तो गुणम घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 करने 2 कितना आ जाएगा 3/2, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। अब वही कि जो आपका एल है आर की तुलना में बहुत छोटा है, क्योंकि एल लेस देन आर, तो एल स्क्वायर और छोटा होगा, एल स्क्वायर बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो एल स्क्वायर छोड़ दो, तो क्या बचेगा आर स्क्वायर के पावर 3/2, अर्थात आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 घाट कट जाएगी तो बचेगा आर के पावर 3, तो इसकी जगह क्या बचेगा आर के पावर 3, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं P बटे आर स्क्वायर एल प्लस एल स्क्वायर छूट गया तो आर के पावर 3/2, तो 2 से 2 घाट कट जाएगी, बचेगा आर के पावर 3, आर के पावर 3। ये सिद्ध हो गया निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक। इस प्रकार ये निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता का व्यंजक आ गया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बटे आर क्यू। सेम जो अच्छी स्थिति पर निकाला गया था वो x अक्ष पे था और निरक्षीय स्थिति पे y अक्ष में, तो प्लस क्यू आविष्करण यहाँ पर तीव्रता निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लिया है और तीव्रता निकल आई। माइनस क्यू आविष्करण बिंदु P में तीव्रता निकाली गई, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये निकल आई और तीव्रता E2 निकल आया। अब इनका अगर परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो 0 आ जा रहा है, इसलिए E1 E2 को AB के लंबवत घटक और समांतर घटकों में वियोजित करने पर, तो लंबवत घटक के मान बराबर और दिशा विपरीत होने के कारण ये खत्म हो जाते हैं, परिणामी निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन ये E1 cos थीटा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो परिणामी तीव्रता आ गई आपकी ये E1 E2 का मान रख दिया, cos थीटा का मान रख दिया, हल कर दिया, आपका आ गया निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।